स्टूडेंट्स, आपके अपने इस ऑनलाइन चैनल ज्योग्राफी विद सुमन में आप सभी का वेलकम है। आज हमारे इस वीडियो के माध्यम से स्टडी करेंगे दक्षिणी पश्चिमी एशिया महाद्वीप की रीजनल स्टडी यानी प्रादेशिक अध्ययन जो हम कर रहे थे, और इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने दक्षिणी पश्चिमी एशिया का इंट्रोडक्शन एवं उसके फिजिकल डिवीज़न के बारे में स्टडी कर लिया था। देन आज हम अध्ययन करेंगे दक्षिणी पश्चिमी एशिया की जलवायु, उसकी नेचुरल वेजिटेशन एवं इसके इकोनॉमिक पैटर्न को लेकर के। सबसे पहले हम इसकी जलवायु के बारे में स्टडी करते हैं तो देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जलवायु इट मीन्स क्लाइमेट का अध्ययन करने के लिए उस क्षेत्र की लोकेशन अपने को एग्जैक्ट पता होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर इसकी लोकेशन हम देखते हैं, दक्षिणी पश्चिमी एशिया की जो रीजनल स्टडी कर रहे हैं उसमें अगर हम इसकी लोकेशन देखते हैं तो आप देखिए कि इसके पश्चिम में भूमध्य सागर, इसके उत्तर में काला सागर, उत्तर पूर्व में कैस्पियन सागर, इसके दक्षिण में हिंद महासागर फैला हुआ है। यानी इस क्षेत्र में जो है वो आप देखिए कि जहाँ सागरीय जलवायु पाई जाती है तो वहाँ महाद्वीपीय दशाएं भी स्थित है। इसकी महाद्वीपीय दशाओं के आधार पर अगर हम देखें तो इसमें जो है मूल रूप से जो जलवायु पाई जाती है वो पाई जाती है मरुस्थलीय। किस प्रकार की जलवायु? मरुस्थलीय जलवायु जो है वो यहाँ पाई जाती है। यानी मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है तो मरुस्थलीय जलवायु के साथ साथ यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु भी पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु भी कहाँ है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया, जिसकी रीजनल स्टडी हम कर रहे हैं। मुख्य रूप से मरुस्थलीय जलवायु यानी सऊदी अरब, ईरान, इराक, इन क्षेत्रों में जहाँ मरुस्थल फैला हुआ है वहीं हम देखते हैं कि भूमध्य सागर के जो तटीय क्षेत्र हैं या तटीय क्षेत्र में फैले हुए जो देश हैं, चाहे वो टर्की हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो इजराइल हो, इन क्षेत्रों में क्या है, किस प्रकार की जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। अगर यहाँ के हम तापमान का बात करते हैं तो मरुस्थलीय जलवायु होने के कारण इस क्षेत्र में तापमान जो है वो ग्रीष्म काल में इस क्षेत्र का तापमान जो है वो 40 डिग्री से 48 डिग्री तक पहुँच जाता है। कितना? 40 डिग्री से 48 डिग्री सेंटीग्रेड कब? ग्रीष्म काल में। और कहीं कहीं ऐसे क्षेत्र भी है जहाँ 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी तापमान जो है वो मरुस्थलीय दशाएं होने के कारण ग्रीष्म काल में पहुँच जाता है। जहाँ ग्रीष्म काल में तापमान 40 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, वहीं अगर हम लोग देखते हैं शीतकाल में, तो शीतकाल में यहाँ का तापमान क्या है कि जितना गर्मी वहाँ पड़ती है उतनी ही सर्दी भी वहाँ पड़ती है। यानी ग्रीष्मकाल जितना अधिक होगा मरुस्थलीय क्षेत्र में, वहीं शीतकाल में भी वो मिट्टी क्या है उतनी ही ठंडी हो जाती है। और अगर वर्षा की बात करें तो मरुस्थलीय दशाएं उपस्थित होने के कारण वहाँ वर्षा की मात्रा भी क्या कम होती है। लेकिन जिन क्षेत्रों में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, भूमध्य सागर के किनारों पे स्थित जो देश हैं, टर्की है, सीरिया है, जॉर्डन है, इजराइल है, इन देशों में क्या है कि भूमध्य सागरीय जलवायु इट मीन्स इस जलवायु की विशेषता कि इसमें जो है वो शीतकाल में वर्षा होती है और ग्रीष्मकाल यहाँ सूखा रहता है। यानी शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों के कारण होने वाली वर्षा, जिसका इफेक्ट अगर मैं आपको सरल भाषा में समझाना चाहूँ तो अपने भारत देश के उत्तरी भाग एवं उत्तरी पश्चिमी भाग पर भी रहता है, और इसे स्थानीय भाषा में अपने राजस्थान में कहा जाता है मावठ। यानी शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ जो कि भूमध्य सागर से उठने वाले विक्षोभ हैं, और ये अपने साथ क्या लेते हैं, नमी की मात्रा लेते हुए आते हैं, और इन पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा जो है वो भूमध्य सागर के जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें मुख्य रूप से करती है। इसका कुछ इफेक्ट धीरे धीरे होते होते पूर्व की ओर बढ़ते हुए अपने भारत देश तक आ जाता है। तो यहाँ शीतकाल में क्या है, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में वर्षा होती है, जिसे पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा माना जाता है। और इस वर्षा के कारण यहाँ जो वर्षा है वो 50 से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक, कितनी 50 to 75 सेंटीमीटर वर्षा पश्चिमी विक्षोभों के कारण हो जाती है। और इस कारण यहाँ ग्रीष्म काल में जो है वो बारिश कम और शीतकाल में बारिश ज़्यादा होती है।
तो यहाँ की जलवायु हमने देखी कि मुख्य रूप से मरुस्थलीय जलवायु, और मरुस्थलीय जलवायु में अरब है, ईरान है, इराक है, ये मुख्य रूप से आते हैं, जबकि भूमध्य सागरीय जलवायु भी इन क्षेत्रों में पाई जाती है, और भूमध्य सागर के तट पे जो स्थित देश हैं उनमें भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। जलवायु के बाद हम लोग अध्ययन करते हैं इसकी प्राकृतिक वनस्पति यानी नेचुरल वेजिटेशन के बारे में। जलवायु के बाद नेक्स्ट आती है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम देखते हैं कि किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति जो होती है उस क्षेत्र की जलवायु पर पूर्ण रूप से निर्भर होती है, यानी जिस प्रकार की जिस क्षेत्र में जलवायु होगी वहाँ पनपने वाली वनस्पति भी उसी प्रकार से या उसी प्रकार की विशेषताओं के साथ विकसित होगी। तो यहाँ जहाँ मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है उन क्षेत्रों में मरुस्थलीय वनस्पति यानी बबूल, कैर, खेजड़ा, इस प्रकार की छोटी छोटी कंटीली झाड़ियाँ, इस प्रकार की जो वनस्पति है वो पाई जाती है मरुस्थलीय क्षेत्रों में। जबकि भूमध्य सागरीय जो जलवायु वाले क्षेत्र हैं यानी भूमध्य सागर के तट पे स्थित देश टर्की, सीरिया, जॉर्डन, इजराइल, इन देशों में जो है वो भूमध्य सागरीय वनस्पति और जिसकी मुख्य विशेषता होती है रसदार फल, यानी जहाँ यहाँ मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, मरुस्थलीय वनस्पति, वहीं मरुस्थलीय वनस्पति के साथ साथ भूमध्य सागरीय वनस्पति भी पाई जाती है। और भूमध्य सागरीय वनस्पति की विशेषता जो है वो होती है रसदार खट्टे फल। जो रसदार यानी सिट्रिक एसिड वाले जो फल होते हैं वो मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय वनस्पति के क्षेत्रों में या भूमध्य सागरीय वनस्पति का एक प्रकार होता है जिनमें सिट्रिक एसिड जो है वो मुख्य रूप से पाया जाता है, जैसे अंगूर है, अंजीर है, इसके अलावा अगर हम देखें तो जैतून है। इस प्रकार के जो रसदार फल होते हैं ये यहाँ पाए जाते हैं किसमें? भूमध्य सागरीय वनस्पति में। भूमध्य सागरीय वनस्पति के साथ साथ मैंने आपको बताया कि मरुस्थलीय वनस्पति जिसमें कंटीली झाड़ियाँ, बबूल, सूखी घास, खजूर, इस प्रकार की जो वनस्पतियाँ हैं वो किस प्रकार की, कौन सी वनस्पतियाँ? मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ की जलवायु के बारे में, और जलवायु पे ही डिपेंड है प्राकृतिक वनस्पति जो कि हर एक क्षेत्र की विशेषता होती है। प्राकृतिक वनस्पति के बाद हम देखते हैं दक्षिणी पश्चिमी एशिया के आर्थिक प्रारूप के बारे में। किसके बारे में? आर्थिक प्रारूप के बारे में। अगर यहाँ के आर्थिक प्रारूप यानी इकोनॉमिक पैटर्न की मैं बात करूँ तो मुख्य रूप से यहाँ का आर्थिक प्रारूप जो है वो किस पे डिपेंड है? यहाँ पाए जाने वाले प्राकृतिक तेल या हम कह सकते हैं खनिज तेल के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंड है। यानी यहाँ अर्थव्यवस्था का जो आधार है वो क्या है? खनिज तेल। खनिज तेल जो है वो यहाँ की अर्थव्यवस्था का आधार है, और विश्व का 67% भाग जो है वो सुरक्षित भंडार पाया जाता है दक्षिणी पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में। यानी संपूर्ण विश्व का जहाँ 67 यानी 67% भाग अकेला दक्षिणी पश्चिमी एशियाई क्षेत्र रखता है, जिसके कारण यहाँ जो है वो आर्थिक आधार होने के साथ साथ एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का भी प्रमुख बिंदु है प्राकृतिक तेल या खनिज तेल। यहाँ खनिज तेलों के क्षेत्रों के बारे में बात करें तो सबसे पहले ईरान का तेल क्षेत्र हम देखते हैं। तो ईरान में जो तेल क्षेत्र है उसमें आता है मस्जिद सुलेमान, इसके अलावा आगाजरी, हफ्तकेल, यानी ईरान के अगर हम बात करते हैं तेल क्षेत्रों के बारे में तो आता है मस्जिद ए सुलेमान, इसके अलावा आगाजरी, इसके अलावा हफ्तकेल, यानी इत्यादि। ये कहाँ के तेल क्षेत्र हैं? तो ये ईरान के तेल क्षेत्र हैं, और ईरान जो है वो विश्व के प्रमुख तेल उत्पादित क्षेत्रों में आता है। और यहाँ जो है
तेल क्षेत्र भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा एक लाली नाम का तेल क्षेत्र भी जो है वो ईरान में पाया जाता है। ईरान के अलावा हम देखते हैं इराक, ईरान के बाद हम देखते हैं इराक। यानी अगर ईरान की तेल क्षेत्रों की विशेषताओं के बारे में भी हम बात करें तो संपूर्ण विश्व में सबसे पहले ब्रिटिश कंपनियों को जो है वो तेल शोधन का काम भी ईरान देश ने ही सौंपा था। हालांकि धीरे धीरे ब्रिटिश कंपनियां जो थी वो ईरान के ऊपर हावी होने लगी थी। देन ईरान ने क्या किया था, लगभग सन 1951 में अपनी इस तेल कंपनियों का जो है वो राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था और इस प्रकार उन्होंने ब्रिटिश लोगों से अपना पीछा छुड़ाया था। तो सबसे पहले जो है वो ब्रिटिश कंपनियों को तेल शोधन का कार्य भी ईरान देश ने ही सौंपा था। ईरान के बाद हम देखते हैं इराक के बारे में। तो इराक का जो प्रमुख क्षेत्र है वो है बाबा गागुर। प्रमुख तेल क्षेत्र जो है वो है बाबा गागुर। बाबा गागुर जो है वो इराक का प्रमुख तेल क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ के तेल क्षेत्रों में हम देखें तो बाबा गागुर जो है वो प्रमुख तेल क्षेत्र तो है ही, लेकिन किरकुक भी यहाँ का क्या है, एक प्रमुख तेल क्षेत्र है। कौन सा? किरकुक। और किरकुक से लेकर के हैथा और ट्रिपोली, यानी किरकुक, हैथा और ट्रिपोली जो है वो इसके क्या है, प्रमुख पोर्ट भी हैं जहाँ से तेल का आवागमन किया जाता है। किरकुक कहाँ का? इराक का प्रमुख तेल क्षेत्र है। इसके अलावा हैदा, ट्रिपोली, ये क्या है, प्रमुख पोर्ट हैं। इसके अलावा इनसे क्या है, पाइपलाइन भी बिछाई गई है जो कि तेल के स्थानांतरण के लिए मुख्य रूप से काम में आती हैं। ईरान, इराक, इसके अलावा सऊदी अरब वो जो है, सऊदी अरब के भी खनिज तेल क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका की आर्थिक एवं तकनीकी नियंत्रण निर्धारित है। यानी सऊदी अरब के तेल क्षेत्रों पे अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका, वो पूर्ण रूप से अपना आर्थिक एवं तकनीकी नियंत्रण किए हुए हैं। तो दक्षिणी पश्चिमी एशिया का जो सऊदी अरब देश है वो भी खनिज तेल क्षेत्र में अपना प्रमुख स्थान रखता है। इसके अलावा सऊदी अरब के अलावा हम देखते हैं कुवैत, बहरीन, यमन, ये भी क्या है, प्रमुख तेल क्षेत्र हैं। यानी कुवैत, बहरीन, कतर, दुबई, सीरिया, ओमान, ये जो क्षेत्र हैं ये भी संपूर्ण विश्व के प्रमुख तेल क्षेत्रों में आते हैं। यानी ईरान और इराक के अलावा कुवैत, इसके अलावा ओमान के अलावा कतर, बहरीन, ये क्या है, प्रमुख तेल क्षेत्रों में आते हैं, जो कि संपूर्ण विश्व का अकेला जो दक्षिणी पश्चिमी एशियाई भाग है वो 67% भाग क्या है, अकेला तेल भंडारित क्षेत्र रखता है। तेल भंडारण के साथ साथ अन्य खनिजों की अगर हम बात करते हैं तो भी सबसे पहले हम देखते हैं टर्की जो देश है उनमें क्या है, खनिज तो बहुत हैं लेकिन इसमें दोहन कम मात्रा में किया जाता है। टर्की जो कि भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र पे फैला हुआ है, जिसका कुछ भाग यूरोप महाद्वीप में भी है और कुछ भाग जो है वो ज़्यादा भाग इसका एशिया महाद्वीप में आता है। तो टर्की में खनिज हालांकि अधिक मात्रा में है लेकिन इनका दोहन जो है वो कम किया जाता है। अगर टर्की के खनिजों के बारे में बात करते हैं तो इसके काला सागर के जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें पाया जाता है बिटुमिनस कोयला। यानी टर्की की अगर हम बात करें तो आता है इसमें कौन सा, बिटुमिनस कोयला। और कहाँ आता है, ये आता है काला सागर के तटीय क्षेत्रों में। बिटुमिनस कोयले के साथ साथ यहाँ लोहा भी उत्पादित किया जाता है। बिटुमिनस कोयला, लोहा, और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो क्रोमाइट जो है वो विश्व का सबसे ज़्यादा जो है क्रोमाइट उत्पादित किया जाता है। कहाँ? टर्की में। क्रोमाइट विश्व का सबसे ज़्यादा, और इसका जो क्षेत्र है जहाँ से ये उत्पादित किया जाता है वो है सुलेमान। कौन सा क्षेत्र? सुलेमान क्षेत्र है जहाँ से क्रोमाइट जो है वो उत्पादित किया जाता है। और विश्व का सर्वाधिक
क्रोमाइट कहाँ उत्पादित होता है? टर्की में, यानी अकेला टर्की जो है वो विश्व का सबसे ज़्यादा उत्पादित करने वाला, क्रोमाइट उत्पादित करने वाला देश है। इसके अलावा यहाँ कुछ मात्रा में तांबा, जिप्सम, जस्ता, बॉक्साइट, ये जो खनिज हैं ये भी टर्की में उत्पादित किए जाते हैं। टर्की के बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं किसके बारे में, इजराइल के बारे में, तो इजराइल में भी तेल क्षेत्र होने के साथ साथ कुछ अन्य खनिज भी, अगर खनिजों के बारे में बात करें और खनिजों में भी खनिज तेल की अगर हम बात करें तो आता है हेलोज क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? हेलोज क्षेत्र, जहाँ से खनिज तेल उत्पादित किया जाता है। कौन सा तेल? खनिज तेल उत्पादित किया जाता है। और कहाँ का क्षेत्र है ये? इजराइल का। कौन सा क्षेत्र? हेलोज क्षेत्र, जहाँ से खनिज तेल उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा फॉस्फेट, तांबा, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, इस प्रकार के खनिज भी इजराइल से उत्पादित किए जाते हैं। टर्की, इजराइल। देन हम देखते हैं सीरिया के बारे में, तो सीरिया में भी क्या है? फॉस्फेट, जिप्सम, इस प्रकार के खनिज प्रमुख हैं, लेकिन इनके अलावा नमक, जस्ता, सीसा, ये क्या है? सीमित मात्रा में उत्पादित होने वाले खनिज हैं। कौन से देश में? सीरिया देश में। इसके साथ हम देखते हैं जॉर्डन, सऊदी अरब, इराक, ईरान, इनमें क्या है? खनिज तेल होने के साथ साथ कोयला, लोहा, तांबा, जिप्सम, ये भी कुछ कुछ मात्रा में उत्पादित यहाँ से होते हैं। खनिज तेल यहाँ का प्रमुख उत्पादित भंडारण भी है और प्रमुख उत्पादित खनिज भी हैं। तो इन दोनों के एक साथ उत्पादित होने के कारण, यानी खनिज तेल प्रमुख रूप से उत्पादित होता है और ये अन्य खनिज जो है वो कुछ कुछ मात्रा में उत्पादित होते हैं। तो इन दोनों के आपसी संबंध के कारण ही यहाँ का जो आर्थिक पैटर्न है वो एक प्रकार से डिपेंड हो रखा है यहाँ के खनिजों के ऊपर। खनिज तेल के साथ साथ इन क्षेत्रों में क्या है? प्राकृतिक गैस भी उत्पादित की जाती है, जो कि दक्षिणी पश्चिमी एशिया के आर्थिक प्रारूप का भी एक प्रमुख आधार बनी हुई है। इस प्रकार आज हम लोगों ने हमारे इस वीडियो के माध्यम से दक्षिणी पश्चिमी एशिया का जो प्रादेशिक अध्ययन हम कर रहे थे, उसकी इस कड़ी में दक्षिणी पश्चिमी एशिया की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एवं इसके आर्थिक प्रारूप के बारे में अध्ययन किया। देन नेक्स्ट वीडियो में हम लोग दक्षिणी पश्चिमी एशिया के कृषि, पशुपालन एवं इसके उद्योग, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोगों ने साथ के साथ शॉर्ट नोट भी बनाए होंगे। इसके साथ ही मैं इस वीडियो को यहीं एंड करना चाहूँगी। आप अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।